सभी को नमस्कार। हम आपके सामने फिर से अपना वीकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैगज़ीन प्रोग्राम लेके हाज़िर हैं। ये हमारी एक छोटी-सी कोशिश है, जहाँ पे हम आपको वीकली बेसिस पे सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, नोटिस एंड अदर रेलेवेंट न्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं। अभी हमने एक छोटा-सा चेंज किया है कि हमने अपने प्रीवियस चैनल से इस मैगज़ीन्स को अलग कर दिया है और हमने एक सेपरेट चैनल बनाया है, एम्प्लॉयी डेस्क के नाम से। सो आई विल अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल सो दैट हम आपको हर बार जब भी हमारी वीडियो बने, आपके सामने हम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचा सकें। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो भी हम इसी नए चैनल पे डाल रहे हैं, तो आप नीचे बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब को भी दबाइए। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की हाइलाइट्स हैं, उसमें पहला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी के एम्प्लॉइज हैं, डीओपीटी ने उनके लिए डेपुटेशन गाइडलाइंस को रिलीज किया है। जैसे हमारी आप प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पे हमने ग्रुप बी की गाइडलाइंस को डिस्कस किया था, जो डीओपीटी ने रिसेंटली इशू की थी। तो अभी ऐसे ही ग्रुप सी के लिए डेपुटेशन गाइडलाइंस को इशू किया गया है, तो हम आज उनको डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हम एक और जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज एनहांसमेंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। तो ये भी एक टाइप का अलाउंस होता है। ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसमें क्या इंक्रीमेंट किया गया, हम आपको ये बताएंगे। और एक जो थर्ड है, दैट इज एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, जो एनपीएस बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एनपीएस जो ट्रस्ट है उसकी हेल्प से हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके उसको भी देख सकते हैं, उस डिटेल्ड वीडियो को। सो गोइंग फॉरवर्ड, बिफोर डिस्कसिंग फर्दर ऑर्डर्स एंड नोटिस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो ऑर्डर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर्स हैं, तो हम पहला ऑर्डर डिस्कस करते हैं, जो कि ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए डेपुटेशन गाइडलाइंस हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये ऑर्डर देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डीओपीटी ने इशू किया है। ऑर्डर इशू हुआ है 24 सितंबर 2024। सो रिसेंट ऑर्डर है और ऑर्डर है रिगार्डिंग डेपुटेशन ऑफ सी ग्रुप एम्प्लॉइज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और जो नॉर्थ ईस्ट ये वगैरह, इनके लिए यहाँ पे रूल्स हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहां के लिए एप्लीकेबल होगा। सो इसमें पहली कंडीशन जो डाली गई है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जहां पे एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट या यूटी में जा रहा है ऑन डेपुटेशन, तो पहले उसको जहां पे वो जाना चाहता है वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उसको अपना जो पेरेंट ऑफिस है वहां से भी एनओसी लेनी होगी और जो उसका जहां पे वो जाना चाहता है वहां से भी एनओसी लेनी होगी। ये प्रोसेस करने के लिए, मींस ऑन डेपुटेशन जाने के लिए, उनके कम से कम 9 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। और यही सेम जो ग्रुप बी की हमने डिस्कस की थी, उसमें भी यही मेंशन किया गया था। बट इस ऑर्डर में एज सच एक चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि जब ग्रुप बी के लिए सेम ऑर्डर निकला था तो उसमें जो पर्सन का टेन्योर था वो 1 जुलाई से काउंट हो रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो इसमें इस केस में जो ग्रुप सी एम्प्लॉई है उनके सर्विस के कुछ टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा अगर वो डेपुटेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जिस दिन से उन्होंने ज्वाइन किया है उस दिन से ही काउंट होगा एज पर दिस ऑर्डर। जहां तक अभी तक इस ऑर्डर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अगर वो डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं
जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये जो 9 साल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो 7 ईयर्स में रिड्यूस हो जाती है। मीन्स नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, अंडमान लक्षद्वीप में ग्रुप सी एम्प्लॉई डेपुटेशन पे 7 साल सर्विस की कंप्लीट होने के बाद भी जा सकता है। और यहाँ पे अ, एक और प्रोवाइड किया गया है अल्टरनेटिव कि अगर आप स्पाउस बेसिस पे डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप 6 साल की सर्विस के बाद डेपुटेशन पे जा सकते हैं। और डेपुटेशन की सभी रिक्वेस्ट को तभी एंटरटेन किया जाएगा जब आपके पास जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं वहां से आपके पास एक वैलिड एनओसी होगी। और जो डेपुटेशन की टोटल लेंथ है, डेपुटेशन पे सर्विस की टोटल लेंथ होगी वो 5 साल होगी। स्टार्टिंग में आपको डेपुटेशन 3 साल के लिए मिलेगी, उसको रिव्यू के बाद 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जो हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 5 ईयर्स हो सकती है, उससे ज़्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, किसी भी केस में नहीं बढ़ाया जा सकता एज पर दिस ऑर्डर। बट जो एम्प्लॉय इस ऑर्डर के आने से पहले डेपुटेशन पे हैं, चाहे उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, बट अगर उनकी डेपुटेशन का टेन्योर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहां पे वो डेपुटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में इस ऑर्डर में ये भी मेंशन किया गया है कि जो एम्प्लॉय डेपुटेशन की अपनी टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद भी अपने पेरेंट ऑफिस में, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट एडवर्स एक्शन लिया जाएगा और उसमें उसके प्रमोशन वगैरह पे भी कोई एक्शन लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या एक्शन ले रहे हैं, कितना हार्श एक्शन लिया जा रहा है। और जब भी आप डेपुटेशन के लिए आप डेपुटेशन पे हो और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि डेपुटेशन के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने से एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा। एक्सटेंशन अप्रूवल होने के बाद ही एक्सटेंशन माना जाएगा। अगर इन द मीनवाइल आपने अप्लाई किया हुआ है एक्सटेंशन के लिए और आपका डेपुटेशन का पीरियड 3 साल का है जो स्टार्टिंग वो खत्म हो जाता है तो आपको अपने पेरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। जस्ट एप्लीकेशन से जस्ट एप्लीकेशन देने को एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा। उसके अलावा ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने डेपुटेशन में ओवरस्टे करता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा कि उस पे क्या एडवर्स एक्शन लिए जाते हैं। एंड एक कूलिंग ऑफ पीरियड बताया गया है कि आप 2 डेपुटेशन के स्पेल्स पे अगर आप जाते हो तो फर्स्ट डेपुटेशन और सेकंड डेपुटेशन में एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा जिसके लिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया गया है जहाँ पे उसको डिस्कस किया गया है। साथ में लीव्स के रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया गया है और ये सब चीजें हम ऑलरेडी ग्रुप बी एम्प्लॉइज के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं। बोथ ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट ग्रुप बी एम्प्लॉय के लिए डिफरेंस था कि जो ग्रुप बी एम्प्लॉय थे उनकी सर्विस 1 जुलाई से काउंट हो रही थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम अब अभी अपने सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड ऑर्डर है वो एनपीएस वात्सल्य प्रोग्राम है या स्कीम है जो गवर्नमेंट बच्चों के लिए लेके आई है। इसका ऑर्डर हम अभी आपको शो करते हैं। ये आपके सामने आपको एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ब्रोशर दिखाई दे रहा है जो एनपीएस ट्रस्ट द्वारा इशू किया गया है। ये एनपीएस स्कीम माइनर्स के लिए है, मींस जिनकी एज 18 साल से कम है और इसमें मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है और उसके लिए आप ये एनपीएस वात्सल्य करवाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे अभी। पहला ऑप्शन जो सुकन्या समृद्धि योजना होती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और जो सेकंड ऑप्शन ये आप एनपीएस वात्सल्य के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इस स्कीम में जो भी पैसा जमा होगा बच्चे के अकाउंट में उसका सोल ओनर बच्चा ही होगा और पेरेंट्स या कोई भी गार्डियन उस पे किसी भी तरीके से उसको यूज नहीं कर सकता। ओनली कंडीशन क्या है जिसमें यूज किया जा सकता है, दैट इज दैट अगर माइनर की डेथ हो जाती है बिफोर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स तो जो उसके लीगल गार्डियन है या पेरेंट्स हैं उस फंड को यूज कर सकते हैं।
इसके अकाउंट को सभी मेजर बैंक्स में, इंडियन पोस्ट जो हम डाकखाना होता है वहाँ पे, और जो पेंशन फंड्स होते हैं वहाँ पे जाके ओपन किया जा सकता है, और उन सब की लिस्ट pfrda.org.in पे अवेलेबल होगी और एनपीएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो चाइल्ड है, माइनर है, उसके लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट सबसे कंपल्सरी रहेगा। उसके अलावा अगर उसकी एज ज़्यादा है तो जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन, पासपोर्ट अगर कुछ बना हुआ है तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। और साथ में ही, इसके साथ में ही जो गार्डियन है, किसी एक गार्डियन की भी केवाईसी रिक्वायर्ड होगी इसमें, माइनर्स की केवाईसी के साथ में। जो प्रान मिलेगा यहाँ पे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है जो एनपीएस के केस में मिलता है, वो माइनर के नाम से मिलेगा। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम हर महीने 1000 की जा सकती है। और इस स्कीम में गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, और जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वहाँ पे प्राइवेट फर्म कंट्रीब्यूट करती है एज ए एम्प्लॉयर बिहाफ। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का अपने आप तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे आप अपने एनपीएस में फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक डिफॉल्ट स्कीम होती है जिसके अंदर एलआईसी और एलआईसी वगैरह आते हैं। इस केस में भी ऐसे ही डिफॉल्ट स्कीम्स हैं, ऑटो चॉइस है और एक्टिव चॉइस है, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पैसा कितना इक्विटी में लगता है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 75% अमाउंट को इक्विटी में लगा सकते हो, 100% में नहीं लगा सकते। जैसे सपोज अगर आप अपने बच्चे के नाम से कोई फंड, म्यूचुअल फंड परचेज करते हो तो वहाँ पे आपके पास 100% ऑप्शन होता है कि आप 100% अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में जा सकता है। और अगर आपको डेट में करना है तो आप 100% कर सकते हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना है आप 100% कर सकते हो, बट इक्विटीज में 75% ही कर सकते हो। इसमें विड्रॉल के जो ऑप्शन है बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, वहाँ पे 3 बार विड्रॉल किया जा सकता है लॉक इन पीरियड के बाद। लॉक इन पीरियड पहले 3 साल का रहेगा, उसके बाद आप 3 बार विड्रॉल कर सकते हो माइनर। और वो भी माइनर से डिक्लेरेशन चाहिए होगा कि वो पैसा या तो एजुकेशन के लिए यूज करेगा या उसको कोई डिजीज है जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। जब माइनर 18 ईयर्स का हो जाएगा तो जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, जो अमाउंट जमा हो गया है, उस पे 2 कंडीशन होंगी। अगर अमाउंट 2.5 लाख से कम है तो पूरा का पूरा अमाउंट उसको एज इट इज मिल जाएगा, और अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसमें से 80% बैलेंस को एन्युटी परचेज करने के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी जो 20% है उसको लमसम मिलेगा। मीन्स इट्स विल बी लाइक ए मंथली पेंशन फॉर द दैट चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स। और यहाँ पे पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए एज पर कोई भी टैक्स एग्जम्पशन के बारे में अभी तो नहीं बताया गया है। और जो पेंशन मिलेगी चाइल्ड को, मीन्स उसको जो मंथली इंस्टॉलमेंट मिलती रहेगी उस पे भी टैक्सेशन लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सो ये थी एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो गवर्नमेंट ने अभी अभी लेटेस्ट इशू की है थ्रू एनपीएस ट्रस्ट। तो हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड ऑर्डर है वो है एनहांसमेंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस। तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे ऑर्डर देख पा रहे हैं, ये भी डीओपीटी द्वारा इशू किया गया है। पेंशनर वेलफेयर के लिए ये स्पेसिफिकली इशू किया गया है, और इसमें ये बोला गया है कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस को 50% तक इंक्रीज कर दिया गया है। और ये डीए से लिंक्ड है कि जब डीए 46% से 50% चला गया था 1 जनवरी 2024 को, तो इसमें भी इंक्रीज होना था 25% का। तो अब ये 25% से 50% हो गया है। अभी आपको ये भी बताते हैं कि ये किसको मिलता है। ये उन एम्प्लॉयज को मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, कि
जिनको अपनी हेल्थ या अपनी लाइफ बीइंग को मेंटेन करने के लिए एक साथ में एक सहायक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको वो पेमेंट देता है। जैसे हेल्पिंग नर्स या वार्ड बॉय, ऐसा कोई भी अगर उसको ज़रूरत हो गई अपनी सर्विस की वजह से उसको ऐसी ज़रूरत हो गई है, जैसे आप सर्विस करते वक़्त ऑन ड्यूटी आपको ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से अब आप अपने नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते और आपको किसी एक पर्सन की हेल्प लगती है और उस पर्सन को आपको पे करना पड़ता है। तो उस पर्सन को की हेल्प के लिए जो आप पेमेंट करते हो, उसको कंपनसेट करने के लिए ये कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाता है और इसमें अभी इंक्रीमेंट कर दिया गया है। जो पहले 25% मिल रहा था, अभी वो 50% हो गया है। पहले ये 6,750 मिलता था, अभी ये 8,438 पर मंथ मिलेगा और इसमें एरियर भी होगा। ये 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेबल होगा। अब हम अपने आज इस वीडियो के लास्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारा लास्ट ऑर्डर है, ये एक डेपुटेशन की पोस्ट है, डिस्पैच राइडर की। इसके बारे में हम अपनी जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम फिर से इसमें एक्सटेंशन आई है, तो इसके लिए आपको एक फिर से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये ऑर्डर 17 सितंबर 2024 का है और डीओपीटी का ही ऑर्डर है। यहाँ पे जो डिस्पैच राइडर की पोस्ट निकली थी, ये एक पोस्ट थी। इसके लिए एक्सटेंशन दी गई है बिकॉज इनको कोई एप्लीकेंट नहीं मिला है। हम आपको इसके लिए फिर से रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, दैट इज इसकी 11/9/2024 लास्ट डेट थी। अब इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। सो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? ग्रुप सी का कोई भी एम्प्लॉई अप्लाई कर सकता है, एमटीएस भी अप्लाई कर सकता है। जिनका जो लेवल 1 के अंदर आते हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उनको मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो पोस्ट है ये दिल्ली के अंदर ही है, न्यू दिल्ली के अंदर ही है। इसमें एक और कंडीशन है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस से कोई पर्सन जो रिटायर हुआ है और उसके पास ये कंडीशन फुलफिल करता है कि वो 10th पास हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो रिटायर्ड एम्प्लॉय भी आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप ऐसे किसी आर्म्ड फोर्सेस को जानते हैं एम्प्लॉय को जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट डीओपीटी के अंदर एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। सो इसके साथ ही हमारे जो आज के ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। So I will urge you to like, share and subscribe to our channel. Share this video as much as possible so that जो आपके और भी एम्प्लॉइज फ्रेंड्स हैं उनको भी लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल सके। और जो हमारा नया चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें। हमने अपने पुराने चैनल से इसको स्प्लिट कर दिया है सो दैट इस चैनल पे आपको ओनली गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी नोटिस हैं और ऑर्डर्स हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के मिल सके। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीकली वीडियो।